मैं बी.डी. पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हमारे अध्ययन का विषय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना रहेगा, जो कि बीए पार्ट सेकंड के लिए उपयोगी है। देखो साथियों, पराधीन भारत में ब्रिटिश कुशासन ने धीरे धीरे राष्ट्रीय चेतना को जगाया तथा भारतीय जनमानस ने यह महसूस किया कि हमें सुशासन की प्राप्ति हेतु संगठन के रूप में एकीकृत होकर अपनी बात रखनी होगी। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी भारत में अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना विविध तात्कालिक उद्देश्यों से होती रही, जिनमें 1851 में इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग, 1876 में इंडियन एसोसिएशन, 1867 में पूना सार्वजनिक सभा आदि तमाम संगठन थे। मुख्य बात यह है कि ये जो संगठन बने थे, ये छोटे छोटे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बने थे और इन संगठनों की आंशिक सफलता से एक आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसा बड़ा संगठन बनाया जाए, एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसका कार्यक्षेत्र पूरा भारत हो, ताकि राष्ट्रीय चेतना जागृत की जा सके। सर्वप्रथम एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मस्तिष्क में कांग्रेस की स्थापना का कंसेप्ट आया, इसलिए ह्यूम को इसका जन्मदाता भी कहते हैं। 28 दिसंबर 1885 को 11 बजे मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आरंभ हुआ। इसकी अध्यक्षता ख्यातनाम बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेशा वाचा, काशीनाथ तेलंग, पी आनंद चार्लू आदि उपस्थित थे। स्थापना संबंधी समस्त कार्य ब्रिटिश राज के आशीर्वाद से हुआ। कोपलैंड ने लिखा है, भारतीय राष्ट्रीयता ब्रिटिश राज की शिशु थी और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसके पालने का आशीर्वाद दिया था। इसके संबंध में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या थे, अर्थात क्या वजह थी जिनकी वजह से कांग्रेस की स्थापना की गई। पहला है, देश हित में कार्य करने वाले लोगों के मध्य समन्वय स्थापित करना। उस समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि संचार के साधनों का अभाव था और तमाम हमारे जो प्रयास चल रहे थे, उन प्रयासों में असफलता का एक कारण ये भी रहता कि तुरंत और प्रभावी संप्रेषण न हो पाना। तो कांग्रेस एक ऐसा संगठन बनाया गया कि जिसका वर्ष में एक बार सम्मेलन हो, जिन सम्मेलनों में पूरे देश के लोग एकत्रित हों और देश की विभिन्न समस्याओं की एक मंच पर चर्चा हो और किस प्रकार साझे प्रयास किए जा सकते हैं आज़ादी के लिए, इसके लिए कार्य किया जा सके। देश में सामाजिक समरसता व राष्ट्रवादी सोच का निर्माण करना, ये भी कांग्रेस की स्थापना का महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि देश में जो तत्कालीन सामाजिक विषमताएं फैली हुई हैं, उनमें सामाजिक समरसता कैसे लाई जाए और किस प्रकार एक ऐसी सोच का निर्माण किया जाए जो देश की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करे। तीसरा बिंदु है, सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद प्रमुख विचारों का संग्रहण। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे, तो उन अधिवेशनों में तमाम मुद्दे ऐसे आते थे कि जो मुद्दे विवादास्पद भी होते थे, जहां विचार वैभिन्न दिखाई देता था, तो उनमें किस प्रकार सामंजस्य बनाया जाए और किस प्रकार जो मुद्दे या जो विचार पूरे देश में लागू किए जाने चाहिए और देश के लिए आवश्यक भी हैं, उनका संग्रहण करने का काम भी किया जाना था। अगला बिंदु है, राजनीतिक नेतृत्व को देश हित संबंधी कार्यों की तरफ ले जाने वाली दशाओं का निर्माण करना। तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व देश के हित में कार्य करे, इसके लिए हमें निरंतर कार्य करना होगा और उस कार्य करने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। अब हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसके अर्थात इसका मूल में उसके में कारण क्या था। तमाम छोटे छोटे संगठन थे
जागरूकता भी चल रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन भी चल रही थी, 1857 की क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये तमाम बातें जब चल रही थी तो एक ऐसा संगठन क्यों बनाया गया, अर्थात वो हालात क्या थे जिनमें एक संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। इनको हम बिंदुवार देख सकते हैं। पहला कारण है 1885 से पूर्व की प्रेरक दशाएं। चूँकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो इससे पहले ऐसे क्या हालात थे जिन हालातों ने हमें इसकी स्थापना के लिए प्रेरित किया। तो इसमें देखते हैं हम, पश्चिमी शिक्षा, सभ्यता व संस्कृति ने भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता, राष्ट्रीयता व सुशासन हेतु प्रेरित किया। जब भारतीय विद्वानों ने जॉन मिल्टन, मिल आदि को पढ़ा, तब उनमें परिवर्तन हुआ। धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन, भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान पर इन्होंने बल दिया। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक व प्रशासनिक नीतियों ने जनता में असंतोष उत्पन्न किया। समन्वित रूप से उक्त सभी कारकों के परिणाम स्वरूप एवं राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता महसूस हुई। तो देखो, उस समय भारतीय जो विद्वान थे वो विद्वान पश्चिमी देशों की यात्रा पर विभिन्न कारणों से गए। उन्होंने वहाँ शिक्षा भी प्राप्त की और वहाँ जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति जिस साहित्य में थी उस साहित्य का अध्ययन किया और उस साहित्य में पाया कि हमें आज़ादी के लिए प्रयास करना होगा। प्रयास हम किस प्रकार कर सकते हैं, वहाँ उन्होंने स्वतंत्रता के मूल्य को समझा। दूसरा बिंदु है लॉर्ड लिटन व रिपन का असंतोषप्रद शासन। लॉर्ड लिटन और रिपन दोनों का शासन एक तरह से तानाशाहपूर्वक रहा था। तो इन दोनों के शासन ने भारत को आज़ादी के लिए मजबूर किया कि हमें आज़ादी प्राप्त करनी ही होगी, अन्यथा हमारा शोषण होता रहेगा। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में दरबार लगाया गया और दरबार का कारण ये था कि महारानी विक्टोरिया यहाँ आ रही थीं और उनका शानदार तरीके से स्वागत किया गया। जबकि उसी समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था और महारानी के स्वागत में, शान शौकत में धन की बर्बादी की गई थी एक तरफ। दूसरा, लिटन के शासनकाल में जो सिविल सेवा की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। निश्चित रूप से ये भारतीय जो सिविल सेवा में जाने वाले थे उनको हतोत्साहित करने वाला कदम था। उसी समय अफ़गानिस्तान पर आक्रमण किया गया था, उसमें भी जन एवं धन हानि हुई। ये भी निर्णय लिया गया वो गलत था। उस समय वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था। इस प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उन पर एक तरह से सेंसरशिप लागू कर दी। उनमें कोई भी खबर छापे जाने से पूर्व शासन की, अर्थात ब्रिटिश शासन की स्वीकृति आवश्यक है। उस समय भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था, जिसमें यह था कि जो भी गैर अंग्रेज हैं वो हथियार लेके नहीं चल सकते। रिपन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो विवादास्पद चीज़ थी वो थी एल्बर्ट बिल विवाद। तत्कालीन विधि सदस्य मिस्टर एल्बर्ट ने 1883 में व्यवस्थापिका परिषद में एक विधेयक रखा जिसमें भारतीय जजों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार देना था। इसका अंग्रेज़ों के द्वारा विरोध किया गया और विरोध अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर किया गया और विरोध करने के बाद अंत में ये निर्णय हुआ कि ऐसी जूरी मुकदमा सुन सकेगी जिसके आधे जज अंग्रेज हों। तो यहाँ ये देखा गया कि संगठित रूप से विरोध के बाद थोड़ा सा यहाँ रिलैक्सेशन दिखाई देता है कि वो बिल पास हो गया, लेकिन संशोधन के साथ पास हुआ। अगला बिंदु है पूर्ववर्ती संगठनों द्वारा राजनीतिक चेतना का विकास। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 75 में इंडिया लीग, 76 में इंडियन एसोसिएशन, 67 में पूना सार्वजनिक सभा आदि संगठनों ने भारतीय जनमानस को एकजुट करने व राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की। तत्पश्चात कांग्रेस की स्थापना हुई। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ये सारे संगठन
उस प्रकार थे जिस प्रकार मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां कार्य करती हैं। अगला बिंदु है ए.ओ. ह्यूम का प्रयास। 1 मार्च 1883 को ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भारतीय लोगों के मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक व नैतिक उत्थान के हेतु एक संगठन की स्थापना हेतु प्रेरित किया। ह्यूम ने अपनी इस योजना को लॉर्ड डफरिन को बताया तथा कहा कि भारत में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इंग्लैंड की तरह यहाँ की सरकार का विरोध करे, संगठन का प्रतिवर्ष सम्मेलन हो, सरकार की त्रुटियों पर चर्चा हो तथा सुधार के सुझाव हों। ह्यूम ने अपनी योजना में डफरिन के अनुसार परिवर्तन भी किया। देखो साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि ह्यूम ने दोहरे स्तर पर प्रयास किया। सवाल पैदा होता है, एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने दोहरे स्तर पर कांग्रेस की स्थापना का प्रयास किया। एक स्तर भारतीय जनमानस है, भारतीय जनमानस में कांग्रेस की आवश्यकता को रेखांकित किया, और दूसरी तरफ वो लॉर्ड डफरिन से भी बात कर रहे थे, और लॉर्ड डफरिन से उन्होंने बताया कि यहाँ एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो संस्था भारतीय जनता की समस्याओं को सामने ला सके और सरकार का विरोध करे। विरोध करने के बाद सरकार को त्रुटियां पता चलेगा, त्रुटियों के बाद सरकार सुझाव कर दे सकेगी। अब हम अगले बिंदु पर आते हैं, कांग्रेस की स्थापना के आधारभूत कारण से संबंधित विवाद। अर्थात एक सवाल पैदा होता है कि क्यों एक अंग्रेज अधिकारी ने कांग्रेस की स्थापना की। अगर कांग्रेस का उद्देश्य भारत को आज़ाद कराना ही था, तो क्यों एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसमें हम 3 प्रमुख मतों को देख सकते हैं। पहला अभयदीप की धारणा, दूसरा तड़ित चालक के रूप में, और तीसरा राष्ट्रीय संस्था के रूप में। अभयदीप की धारणा को देखते हैं। सेफ्टी वाल्व की धारणा, इस विचार के अनुसार कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज की रक्षा करने के लिए हुई है। अर्थात भारतीय असंतोष को अभिव्यक्त करने वाली संस्था होने के हिंसक आंदोलन को शुरू होने से पूर्व क्रमिक सुधार द्वारा शिथिल किया जा सकता है। देखो, उनकी ये धारणा थी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, अगर ऐसी ही क्रांति बड़े लेवल पर हो गई तो वो क्रांति हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। ये सोच किसकी थी? अंग्रेजी शासकों की। तो उन्होंने सोचा एक ऐसा सेफ्टी वाल्व होना चाहिए, एक ऐसा बीच का चैनल होना चाहिए जिस चैनल से हमें थोड़ी थोड़ी जो चिंगारी निकल रही हैं उनका पता लग जाए और हम उन चिंगारियों को बुझा सकें, और चिंगारी एक ज्वाला का रूप नहीं ले सकें। वो एक तरह से सेफ्टी वाल्व था। जिस प्रकार प्रेशर कुकर में जो सीटी होती है, जो सीटी हमें बता देती है कि अंदर जो खाना बन रहा है वो कितना हो चुका है, उसी प्रकार वो जो प्रेशर कुकर होता है, सीटी के निकलने के बाद वो फट नहीं पाता। तो उसको फटने से रोकने के लिए जो भारतीय जनमानस में आज़ादी के लिए जो ज्वाला थी, वो जो ज्वार पैदा हो रहा था, वो ज्वार फट नहीं जाए, इसलिए एक सेफ्टी वाल्व के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इस धारणा के अनुसार ह्यूम के जीवनी लेखक विलियम वेडरबर्न के अनुसार ह्यूम ने एक बार कहा था, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक सुरक्षा वाल्व की आवश्यकता है, और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर सुरक्षा वाल्व कुछ और हो नहीं सकता। लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की संकटों से रक्षा व छिन्न-भिन्न होने से बचाना है। उनका प्रसिद्ध कथन है, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। दूसरा देखते हैं हम तड़ित चालक के रूप में। बिपिन चंद्रा जैसे विद्वानों का मत है कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई कि भारतीय जनता या आंदोलनकर्ता सीधे ही ब्रिटिश शासन से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर बिजली गिरेगी तो संगठन रोक लेगा। देखो, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता थी, असंगठित थी, और ब्रिटिश शासन संगठित था। तो असंगठित जनता का मान लो कोई एक हिस्सा है, वो हिस्सा अंग्रेजी शासन से डायरेक्ट फाइट की स्थिति में नहीं था। तो वो ये चाहते थे कि हम एक संगठन के माध्यम से अंग्रेजी शासन का विरोध करते रहेंगे और
किसी व्यक्ति पर डायरेक्ट कोई आंच नहीं आएगी, डायरेक्ट कोई बिजली नहीं गिरेगी, और ये कांग्रेस है ना, इसके ऊपर बिजली गिरेगी। ये एक तड़ित चालक के रूप में काम करेगा, और जो भी संकट आएगा उस संकट को ये संगठन पी जाएगा। तीसरा देखते हैं हम, राष्ट्रीय संस्था के रूप में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के मध्य सभी तरह के जाति, वर्ण व क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना तथा देश के लिए काम करने वालों के बीच एवं दोस्ती को मजबूत बनाना था। तो जो अंतिम बात है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसने पूरे देश में एकीकरण का कार्य करते हुए देश की आज़ादी के लिए प्रचार प्रसार का कार्य बड़ी मजबूती के साथ किया। कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हितार्थ एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई। यह प्रथम राष्ट्रीय संगठन था जिसमें सभी विचारधाराओं के लोग समान रूप से भाग लेते थे। धन्यवाद।